गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस में। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग जानोगे एक ही वीडियो में संपूर्ण प्राचीन इतिहास के बारे में, उसके हर एक चैप्टर के बारे में, और वो भी सारे यहाँ पे आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो आपके बिहार टीचर के लिए हो, बिहार दरोगा के लिए हो, बिहार पुलिस हो, अदर स्टेट एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्जाम दो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन नहीं किया जाता है। क्योंकि प्राचीन इतिहास ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको इस वीडियो की खासियत मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको प्राचीन इतिहास के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको सिंधु से हो गया, हड़प्पा से हो गया, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, संगम काल, गुप्त काल, चंदेल वंश, चालुक्य वंश, सिसोदिया वंश, सारे वंश से लेकर जितने भी एंशिएंट के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ज़रूर वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक चीज़ का क्लास मिलेगा। क्योंकि अब सब चीज़ का मास्टर क्लास आ रहा है। अभी आपको प्राचीन इतिहास मिलेंगे, एक दो सप्ताह के अंदर आपको सारे इतिहास का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, इसके बाद भूगोल चलेगा। मतलब धीरे धीरे आपको एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर देती हूँ कि प्राचीन भारत में आपको इतना सारा चैप्टर पढ़ना। सिंधु का मिल जाएगा, वैदिक मिल जाएगा, बौद्ध धर्म हो गया, महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन काल, और इसके साथ साथ ही विविध के की क्वेश्चन भी इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहना, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से, जहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है। तो यदि बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल का, तो 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। बात किया जा रहा है घोड़े के अवशेष का, तो वो कहाँ मिला है, तो सुरकोटदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल के कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो बात किया जा रहा है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में। और ये तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है, तो सिलखरी। किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सिलखरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय की बात किया जाए तो व्यापार। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे, शहरी या ग्रामीण। तो बिल्कुल शहरी निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो कि सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते हैं। इस वीडियो की खासियत है कि ये ऑडियो वाला क्लासेस है। यदि आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो और आप ये वाला वीडियो कवर कर लेते हो, जैसे कि एंशिएंट हो गया, मेडिएवल हो गया, मॉडर्न हो गया, आप कोई काम भी कर रहे हो, आप हेडफोन लगा के आराम से सुन सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोग का ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारे वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखो, ताकि आपको बहुत फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सबसे पहले हड़प्पा ने किस वस्तु का उत्पादन किया था, तो कपास का। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता की, तो दयाराम शाहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। पतन नगर बंदरगाह की बात किया जाए तो लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये कहाँ पर खोजी गई थी, तो लोप।
लोथल में। यदि पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में माप और तौल का परिचय कहाँ से मिलता है, तो लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो सिंडन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंडन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, अपने भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है कहाँ से, तो धौलावीरा से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, तो धौलावीरा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी, तो 1921 में। अभी मैंने बताया था, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये लाल रंग के। हड़प्पा में किस रंग की मिट्टी का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे बात किया जाता है घरों में कुआं के अवशेष मिले जाते हैं, तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे कौन कौन थे, तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पे है, तो सौराष्ट्र में। यदि पूछा जाए रंगपुर कहाँ है, तो सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा और एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे, तो बैल। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। यहाँ पे बात किया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से हुआ है, तो कालीबंगा। या हल का पूछा जाए तो कालीबंगा, ईंट का पूछा जाए तो कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार हो गया, फिर घर में कुआं हो गया, ऐसी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सीधे मोहनजोदड़ो टिक लगाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है, तो लोहा की नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों में कहाँ पे सबसे ज़्यादा खोज हुई, तो गुजरात के लोथल में। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है, तो युगल समाधान भारत के गुजरात के लोथल में। नेक्स्ट है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होते, किस पे आश्रित है, तो संस्कृति पे, कल्चर पे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक युग से। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत पहले से क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी के 96 एग्जाम में हो या फिर 39वें बीपीएससी के एग्जाम में हो। मतलब ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो समझ जाओ कि कितने इंपॉर्टेंट है आपके सारे। कोई एनसीएंट के कहीं से भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कब मिल जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहो। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक मृदबंध है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए जाते हैं बर्तन, जेवर और हथियार औजार।
यहाँ क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि यहाँ से आप लोग देखो कि सिंधु घाटी की वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर की सुविधाएं थी। नेक्स्ट है, उस जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था, तो पुरातात्विक खुदाई से पता चला। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता की जानने का मूल स्रोत क्या है, तो बर्तन है, जेवर है, हथियार है और औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि भारत में चांदी की उपलब्धता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, तो चांदी की बात किया जाए तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को समानता किस रंग का को उपयोग होता था, तो लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पे, तो गुजरात में। नेक्स्ट है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, तो कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा। तो 3 नगर वाला या 3 भागों वाला धौलावीरा याद कर लेना। यहाँ पे सिंधु और हड़प्पा से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक सभ्यता, जो कि एंशिएंट का बहुत अच्छा पार्ट है। वैदिक सभ्यता, यहाँ से वैदिक सभ्यता का यदि पूछा जाए पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यहाँ पे पूर्व वैदिक आप लोग देख लो और ऋग वैदिक। तो इसका काल बहुत बार काल पूछा जाता है, तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। यदि पूछा जाए उत्तर वैदिक तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो श्रमण। श्रमण किसे जाना जाता था, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को। नेक्स्ट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार, ये क्वेश्चन यकीन मानो जो सर्जेंट वाला या बिहार दरोगा वाला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन पता चल गया होगा कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र को माना जाता है, शुल्ब सूत्र को। वहीं किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, यदि बात किया जाए किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना, ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक वेद का नाम आप बताओ, कमेंट में जरूर बताना कौन कौन सा वेद है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। व्यवसाय की बात किया जाए ऋग्वेदिक का तो पशुपालन। यदि हड़प्पा वाला में व्यवसाय की बात किया जाए तो वहाँ पे क्या था, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता था, तो सामवेद। सामवेद मतलब कि संगीत। नेक्स्ट आपको प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, ये लाइन आप लोग याद कर लेना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में आपसे पूछा ही पूछा है, और आने वाले कोई भी एग्जाम हो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ही। जैसे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल। न्याय, न्याय कौन दिलाया, तो गौतम। वहीं चवार, चवार के प्रवर्तक चवारखी है। योग के पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादनारायण। वहीं वैशेषिक का क्या हो जाएगा, कनाद। तो सांख्य कपिल, न्याय गौतम, चवार्क चवार्क, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादनारायण, वैशेषिक का कनाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता, यदि जहाँ विधि निर्माता पूछ दे कौन है, तो मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान केंद्र ग्रंथ कौन है, यदि कृष्ण बोला जाता है तो भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम कौन है, तो भागवत गीता। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता है, तो गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, बात किया जाए शूद्र, शूद्र का 10वें में मिलता है उल्लेख। नेक्स्ट है, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद का संबंध किससे, तो ईश्वर की महिमा से। यदि ऋग्वेद में कुल मंडल पूछा जाए तो मंडल की संख्या 10 थी। कुल सूक्तियाँ 1028 थी। यदि कुल ऋचाएँ पूछा जाए तो 10,580। यदि ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ 250, अग्नि के लिए 200। सबसे पुराना वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो वैदिक सभ्यता।
यहाँ पे कुछ बातें देख लेते कि वेदों की संख्या 4 थी। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन पूछा, आपका क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया। कौन कौन सा था? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वैदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। वहीं किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है? तो किस में मिला है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नाम मिला है। वहीं भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यदि पूछा जाएगा भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। और कौन सा वेद प्राचीन है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अथर्व, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि अथर्ववेद में जादू टोना मिलता है। यदि पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक को पूछा जाएगा तो कौन है? तो जैमिनी। अभी जस्ट मैंने बताया। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ग्रंथ। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ मिलते हैं? तो ऋग्वेद में। गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से। गौपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से। उपनिषद की मुख्य व्यवसाय, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो बात किया जाए पुराणों की संख्या, ये बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, तो 18। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ 16 मार देते, लेकिन 9 दूनी 18 आपको याद करना है। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण किसकी उपासना से थी? तो प्रकृति की उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देव के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? जहाँ पे पुरंदर दिखे आप लोग इंद्र लगाओ, क्योंकि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र से किया गया। बात किया जाए शुल्भ सूत्र, जैसा कि अभी मैंने गणित वाला बताया था। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति है। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से। आर्य भारत से बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य कहाँ पे बसे? तो पंजाब में। वहीं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवा मंडल। सोम मतलब नौवा। प्रसिद्ध 10 और क्षुद्र मतलब 10वां। वहीं प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी पर हुआ? था परोशनी नदी पे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। 8000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल में किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग। यदि 800 से 600 पूछा जाएगा तो ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम पूछा जाए तो सिंधु नदी है। वही वैदिक साहित्य की बात किया जाए, वैदिक साहित्य में जहाँ पे पूछा जाए सर्वाधिक वर्णित नदी तो सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति कैकेयी के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो कठोर उपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कहाँ पे है? तो सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो अंतरजी खेला। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो यहाँ पे अछूत की अवधारणा की बात किया जाता है तो धर्मशास्त्र काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ है कि गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलती है? तो ऋग्वेद में। न्याय दर्शन के प्राचारित किया गया था तो गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते तो स्वर्ण आभूषण। निष्क में मतलब स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो पतंजलि। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता है तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन था कौन सा प्रणाली था? तो गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद, ये बहुत बार क्वेश्चन आया इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऋग्वेद याद कर लेना, सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा भारतीय दर्शन को आरंभिक विचारधारा कहा जाता है? तो सांख्य है। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहारगिरी। वहीं प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई थी? तो रामायण। प्राचीनतम पुराण कहाँ है? कौन है? तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो पवित्र नदी ऋग्वेद की बात किया जा रहा है तो सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कालिया कुटुंब। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है यहाँ पे, और धीरे धीरे आप लोग के लिए और एक्स्ट्रा मेहनत किया जाएगा जो कि आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेगा कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? तो शतपथ ब्राह्मण। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसे सेलेक्टेड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई? तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का वो कब से कब तक था? तो काल आप लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है मनुस्मृति? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित होता है? तो सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का संबंध है? तो अथर्ववेद से। अथर्ववेद से ही पता चल गया था पवित्र जादू। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है नृ जाति समूह को। ये क्वेश्चन याद कर लेना, आर्य शब्द इंगित करता है नृ जाति समूह को। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन कहाँ मिला है, या विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को दर्शाता है? अफगानिस्तान, ये बिहार दरोगा में भी आ गया है, कुंभा और कुंभ। वहीं आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बाल गंगाधर तिलक। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, इसलिए मैंने बताया था कि जादुई माया और वशीकरण कहाँ पे कौन से वेद में मिलता है प्रचलन? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित होता है? तो गद्य रूप में यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान है? तो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल की बात किया जा रहा है तो प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16। ये 16 श्रृंगार से भी याद कर सकते हो, संस्कार की संख्या इक्वल ही होता है 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। तो यहाँ पे आपकी सिंधु हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ वैदिक सभ्यता भी समाप्त हो जाते हैं। अब आता है बारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया जाएगा। अब यहाँ से बौद्ध का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व। वहीं नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा था? तो लुम्बिनी। नेक्स्ट है वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? तो जातक। यदि पूछा जाएगा कि जातक का संबंध किससे है? तो बौद्ध साहित्य में विभिन्न जन्मों की कथाओं से। वहीं त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर। तो यहाँ पे आपको पता चला जन्म लुम्बिनी में और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? तो नालंदा महाविहार। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता के बारे में बात किया जा रहा है तो महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागा अर्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट है किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर राजगृह। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का संबंध है या अंग है बोल सकते हो। मिलिंद पन्नहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध के रूप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। मिलिंद पन्नहो राजा मिलिंद और नागसेन के बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध के रूप में दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन करते, प्रश्न करते और उत्तर देते, उसी का है मिलिंद पन्नहो। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पदपानी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को
पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, तो कर्म में करते थे और पूर्ण जन्म के सिद्धांत में करते थे। नेक्स्ट है कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई, तो कुंडलवन और कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र। तो इसका ट्रिक है, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको तुरंत बता दूंगी, और ऐसे भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप लोग ट्रिक वाले में जाकर देख सकते हो। तो बुद्ध के जीवन से कुछ प्रतीक हैं जिसे आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछा जाए कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, तो हाथी। जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल। यौवन का प्रतीक क्या है, तो सांड। गृह त्याग का, तो घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति पीपल। समृद्धि का प्रतीक शेर। निर्वाण का प्राप्ति पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। तो ये यहाँ से आपको आसानी से याद होगा। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी हो जाएगा। जन्म, जिस टाइम वो जन्म लेते कमल, मतलब कमल खिलता है। यौवन का प्रतीक सांड। वहीं गृह त्याग, मतलब ग्रह त्याग, घर जिस टाइम त्यागे थे उसका प्रतीक घोड़ा को दिया गया। ज्ञान का प्रतीक पीपल के पेड़ के नीचे मिलता है, तो पीपल। समृद्धि का प्रतीक मतलब शेर की तरह। निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु के बाद स्तूपों का निर्माण हुआ, तो स्तूप से याद कर लेना। ये रिलेट करो एक दूसरे से, हो जाएगा आसानी से याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अल्लाह कलाम था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी, तो बुद्ध जब वो घर से निकले थे तो उन्होंने क्या किन किन को देखा था जिनके कारण उनका वैराग्य भावना 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी, तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। इन चारों को ये दर्शन बुद्ध को फर्स्ट टाइम होता है जिसमें बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी होते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। और इस प्राचीन इतिहास को यदि डीपली में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में डाल दिया गया एंशिएंट हिस्ट्री का बौद्ध वाला, आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे पूरी अच्छे से स्टोरी की तरह मैंने समझाया है, तो वो वीडियो आई होप से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आपका प्राचीन इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट चल रहा है, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मैं मध्यकालीन भारत भी लाऊंगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। कि नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची में। नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। नेक्स्ट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो बौद्ध का समझ जाओ पाली से संबंध है, तो पाली। पिटकों की रचना किस भाषा में किया गया था, तो पाली। नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति का आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र ने। किसने किया था, वसुमित्र ने क्या किया था कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्टार मार्क से डाल लेना। नेक्स्ट है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो उसकी मौसी ही थी, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है बौद्ध गया कहाँ स्थित है, तो बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है, तो जातक बौद्धों का किससे संबंध है, तो जन्म से। वहीं आपको सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में समाज में किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया, तो महिला और शूद्र पर। बौद्ध धर्म ने समाज में किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो महिला और शूद्र पर। वहीं बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, जो अभी मैंने जस्ट बताया, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था, तो कपिलवस्तु में। भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में किया गया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो नागार्जुन था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो नेपाल में बौद्ध धर्म के गमन हुआ था, तो अशोक के समय। अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों प्रतीक, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण प्रतीक है।
सांची कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताओ। क्वेश्चन के साथ आंसर टाइप करना ताकि मैं समझ सकती हूँ कि आपने कौन से क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, तो पाली। नेक्स्ट है महावीर स्वामी, यहाँ तक आपके बुद्ध का हो रहा था। महावीर स्वामी का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में। और बुद्ध का कहाँ हुआ था, अभी जस्ट मैंने बताया, आप लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है एशिया की रोशनी कहाँ है, तो किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन किस घटना को संबंधित है, बुद्ध के जीवन की किस घटना महाविनिष्क्रमण के संबंधित है, तो ये उनका गृह त्याग से। वहीं गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कौलिय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो जाओ ये आपका आंसर तो यहीं पे मिल गया। मैंने अभी आपसे जस्ट क्वेश्चन किया था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, यदि महावीर का कुंडग्राम में हुआ तो आपका तो कोई आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि किस राज्य के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी मेंस तक ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देख लो कि मौर्य वंशी शासक रुक्मिणीदेवी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख से लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने का कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में। तो सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला स्थान सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मणों सन्यासी को पहला उपदेश दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आते कितने सन्यासी को दिया था पहला उपदेश, तो 5 ब्राह्मण। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, ये भी मैंने बता रखा है, श्रावस्ती में। नेक्स्ट है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जात्रिक। वही महावीर की माता का नाम त्रिशला, महावीर का मूल नाम वर्धमान। महावीर की मृत्यु पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, तो 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें थे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो स्थूलवर्ध। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो स्थूलवर्ध। नेक्स्ट है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया था, तो ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसे सेलेक्टेड क्वेश्चन में डाल लेना कि ब्रह्मचर्य जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत में ये जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत क्या क्या है, तो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया था। यदि पूछा जाए दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्य और सोलंकियों ने। नेक्स्ट है स्यादवाद। स्यादवाद सिद्धांत किसका है, तो जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जातक किसको कहा जाता है, अब बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र के रचिता कौन थे, तो भद्रवाह। नेक्स्ट है अनेकांतवाद। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत के। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए है, तो बाहुबली से। महामस्तकाभिषेक बाहुबली मूवी भी देखे होगे तो उसमें नाम सुने होगा महामस्तकाभिषेक का, तो किससे संबंधित है, ऐसे तो ये जैन से संबंधित है, जैन के बाहुबली से। नेक्स्ट है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कौन बताएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन सभा का। यदि भाषा पूछा जाएगा तो प्राकृति, और लिपि पूछा जाएगा तो अर्धमागधी। यदि बौद्ध का भाषा पूछा जाएगा तो पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बुद्ध के जीवन के काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो देवदत्त। कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त, लेकिन उसे मार दिया गया था। उसकी भी स्टोरी मैंने डाल रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हो। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है,
तो इसका राइट आंसर वासुदेव। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली घोषाल। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत संप्रदाय पहले किससे संबंधित है? तो विष्णु से। इसमें योगदान किसका था? तो हिंद यूनानियों का। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवंतों ने। किसने किया था? सातवंतों ने। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय कुंभ। तो आज आपके सिंधु हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई, वैदिक सभ्यता समाप्त हुई है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट है महाजन पद काल, जहाँ पे 16 महाजन पद काल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ही आपको सारे एंशिएंट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जो 4th चैप्टर, महाजन पद काल। पाली ग्रंथि में के गांव का मुखिया कौन होता था? तो भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों। प्राचीन और ईरानी याद रखना, विदेशी आक्रमण किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी में। हर्यक वंश किस शासक को कुनी कहा जाता था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, इसे सेलेक्टेड क्वेश्चन में डालना। कुनी किसे कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया? तो उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक जगह की स्थापना की। वहीं 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं को किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला गया था? तो झेलम नदी। सिकंदर और पोरस के बीच कौन सी नदी पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृद भांड या पोट्री भारत में द्वितीय नगरी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। पोट्री भारत में द्वितीय नगरी शहरीकरण का प्रारंभ प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज या राजगिरी। गिरिब्रिज या राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो गंगा सोन के संगम पर किसने रखा था? तो उदयन। 16 महाजन पद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 16 महाजन पद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है, मगध की कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। सिकंदर महान के समकालीन कौन था? घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो 6ठी सदी ईस्वी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईस्वी में हुआ। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश का। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो मगध, जिसकी राजधानी मैंने अभी जस्ट बताया। तो आप लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत को किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश। ये हो चुका है। भारत 6ठी शताब्दी में मगध सबसे शक्तिशाली नगर था। नेक्स्ट है, नंद वंश का सम्राट कौन था? तो घनानंद। भारत में सिक्कों और मुद्रों का प्रचलन कब से हुआ था? तो 600 ईस्वी पूर्व। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट है कि राजा नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, जो कि कलिंग में। नेक्स्ट है, पहली ईरानी शाखा या ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, नाम क्या था? तो डेरियस। डेरियस पहला ईरानी शासक है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाने वाला शासक शिशुनाग था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो वैशाली लिच्छवियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का? अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। गृहपति का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ धनी व्यक्ति। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट है, जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुआ था? किसने किया था? किस समय हुआ था? तो पहले समय की बात किया जाए, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था।
पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में बल्लवी के समय इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो क्षमाश्रवण या देवर्धि समाश्रव। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पूरा पॉइंट आपको याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ये तो आपको ट्रिक से भी मैं बता देती हूँ, यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बौद्ध संगीति, पहले इसका आप लोग को पूरा बता देती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं ट्रिक का भी बताऊंगी कि प्रथम पूछा जाए तो 483 ईस्वी में शासक अजातशत्रु, स्थान राजगिरी, यदि अध्यक्ष पूछा जाए तो महाकश्यप। द्वितीय 383 ईस्वी कालाशोक शासक थे, वैशाली स्थान था, सर्वकामिनी अध्यक्ष थे। यदि तृतीय पूछा जाए 251 ईस्वी में, वही आपको पूछा जाए कि शासक कौन थे तो अशोक थे, स्थान पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र। चतुर्थ प्रथम सदी में हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था, स्थान कुंडलवन और अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो ये बॉक्स से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते हैं, तो इसे आसानी से कैसे याद किया जाए। सबसे पहले यदि ईस्वी समय का पूछा जाए तो ये तो आपको पता ही चल रहा होगा, एक साल आगे मतलब 100 साल आगे कर लो। 483 383 ये तो याद हो गया होगा। 251 फिर प्रथम शताब्दी, इतना तो ये समय में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। वही शासक, तो इसको कैसे क्या याद करना, आजकल अशोकनी से क्या हो जाएगा, आज कल अशोकनी, आज से हो जाएगा अजातशत्रु, कल से हो जाएगा कालाशोक, अशोक से अशोक, कनी से हो जाएगा कनिष्क। तो आपके ये भी समाप्त हुए। वहीं आपके स्थान पूछा जाए तो इसको कैसे याद करना है, राबे पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। वहीं अध्यक्ष पूछा जाए तो महासवक मोगलीपुत्र का या मोगली मित्र का, महासवक मोगली मित्र का। अब सोच रहे हो मोगली मित्र क्या है, तो महासवक से हो जाएगा, महा से हो जाएगा महाकश्यप, सवक से हो जाएगा सर्वकामनी, मोगली से हो जाएगा मोगलीपुत्र, वहीं मित्र से हो जाएगा वसुमित्र। तो आई होप सो ये ट्रिक आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और ये पॉइंट तो रट्टा मार लो, जैसे भी करो याद करो। बेसिकली इसके महाजन पद और राजधानी पूछा जाता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ पॉइंट है जिसे आपका जानना जरूरी है कभी कभी, क्योंकि मेरिट तक आपको जाना है ना कि एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्योंकि पीटी मेंस सबका निकल जाता है लगभग के स्टूडेंट का, लेकिन मेरिट नहीं बन पाता है तो बहुत अफसोस होता है। तो वही 3-4 नंबर के कारण ऊपर नीचे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो डीपली नहीं जा पाते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोग बेसिकली इतना तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसे मैं अभी बताऊंगी। यदि महाजन पद पूछा जाए तो कितना है, तो 16। कौन कौन सा, मगध, अंग, काशी, बज्जी, कौशल, कुरु, चेदी, मल, अश्मक, वत्स, पांचाल, मत्स्य, अवंती, गंधार, शूरसेन, कंबोज। तो ये सब तो सबको पता है, इसकी राजधानी भी पता होगी, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, उसका क्षेत्र कहाँ है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मगध की बात किया जाए कि मगध जो कि इसकी राजधानी राजगिरी और राजगीर भी बोल सकते हो, इसका विशेषता क्या है, तो राजगिरी को गिरी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ है, तो पटना में। नेक्स्ट है अंग की राजधानी चंपा, आधुनिक बिहार, भागलपुर और मुंगेर जिला में है। नेक्स्ट है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी या बनारस है। ये क्यों फेमस है, तो शिल्प, व्यापार, समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है बज्जी की राजधानी वैशाली या मिथिला भी बोल सकते हो, विदेह भी बोल सकते हो बज्जी का, लेकिन बेसिकली वैशाली पूछा जाता है। कि विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता, यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। जब वो कहाँ पे स्थित है, तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। नेक्स्ट है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या, श्रावस्ती। इसकी स्थान पूछा जाए तो फैजाबाद है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली में है, तो यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के आसपास के क्षेत्र में, दिल्ली मेरठ में है। नेक्स्ट है चेदी की राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग है, जो कि उत्तर प्रदेश है। मल की राजधानी कुशीनगर है। वहीं इसका कुछ जगह देवरिया, गोरखपुर का क्षेत्र है, जो कि यूपी में है। वहीं अस्मक का हो जाएगा पोटन बोलो, पोटली बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका गोदावरी का तटवर्ती क्षेत्र, जो कि दक्षिण भारत का जनपद है। नेक्स्ट है वत्स या कौशाम्बी या कौशल, जो कि प्रयाग, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। पांचाल अही क्षेत्र हो जाएगा रुहेलखंड के पास।
नेक्स्ट है मत्स्य विराटनगर, जो कि राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर के क्षेत्र में है। अवंती उज्जैनी या महिष्मती, जो कि मालवा के आसपास के क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश में। गंधार तक्षशिला या पुष्पकली, आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगा, जो कि यूपी में है। कम्बोज की राजधानी राजपुर हो जाएगा, जो कि श्रेष्ठ घरों का किले प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक आपका सारा समाप्त हो जाता है महाजन पद। यदि आप राजधानी देखना चाहोगे तो 16 की राजधानी देख लेना। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है मौर्य काल। कौन सा चैप्टर? मौर्य काल का सबसे पहले समय काल पूछा जाता है। तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ कि मौर्य काल का समय काल 322 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व तक चला। मौर्य साम्राज्य का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, जो कि पन से संबंधित है, कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। वो नेक्स्ट है वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था, या देव प्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जान सकते हो। मौर्य सम्राट अशोक को नाम जाना जाता था। नेक्स्ट है कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य और चाणक्य था। नेक्स्ट है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। नेक्स्ट है कि कलिंग विजय के बाद, मतलब कलिंग जो 13वां में हुआ था, तो बौद्ध का हो गया था। चंद्रगुप्त के शासन काल में विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चाणक्य। नेक्स्ट है साची किस कला के व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का वह पत्नी कौन था जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुबाकी। कारुबाकी से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अशोक। नेक्स्ट है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एक रूपता में किस प्रकृति का प्रयोग किया था? तो मागधी। नेक्स्ट है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइटेड में डाल लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो पूरे 7। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। तो यहाँ पे कुछ, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची स्तूप का सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल का मुख्ता बना था? तो लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्ता बना था किस चीज का? तो लकड़ी का। नेक्स्ट है बराकर या गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। बराबर या गया जिलों की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। नेक्स्ट है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो कौन सा है? तो भाब्रू स्तंभ। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कौन से स्तंभ में बताया? तो भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र के लेख समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेख किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त के। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन हुआ था? नंद के पास मौर्य। वहीं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका ने। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वो है, तो चंद्रगुप्त का वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? तो विशाखदत्त का। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके मौर्य काल से संबंधित है कि अशोक के शिलालेख की प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो अशोक के शिलालेख की भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है कि राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? तो मित्र। राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक मित्र है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया, और इसे हाईलाइटेड में डाल लेना।
नेक्स्ट है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होता है, तो पाटलिपुत्र। कुलंदी बाग सब प्राचीन स्थल है, कहाँ का है, तो पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा, त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था, तो अशोक ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण देवनाम प्रिय की उपाधि से मिलता है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसप। ये सारे बच्चे को पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसप को हुआ था। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखकों को ब्राह्मी लिपि का वाचन किया था। तो अब तो आप लोग ये सबको याद हो चुका है जेम्स प्रिंसप, लेकिन अब आप लोग को याद करने की ज़रूरत है कि कब पढ़ा गया था, तो 1837 ईस्वी में। आप डेट के नाम के साथ साथ ईस्वी याद करो, 1837। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो किसमें, भाभू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था, तो तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट पूछा जाएगा तो बृहद्रथ। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, तो शिलालेख 13 में है। कलिंग युद्ध 13वें में शिलालेख में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो 305 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये उक्ति है मेगास्थनीज की। नेक्स्ट है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गुड़ पुरुष। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तुर्मय मिश्र का था, तुर्मय मिश्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या जीता था, तो भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। तो ये फेमस बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे कि अशोक के 261 ईस्वी में कलिंग का, जो कि 13वें शिलालेख में वर्णन है कि उसने कलिंग जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा त्याग कर देता है, सदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। नेक्स्ट है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था, तो पुत्र एवं पुत्री को, जो कि महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट है कि अशोक के मनसेहरा मतलब कि पाकिस्तान, शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था, तो अशोक ने। नेक्स्ट है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख मिलता है। तो यहाँ पे आपके टोटल प्राचीन इतिहास के 5 चैप्टर समाप्त हुए, जो कि सिंधु, वैदिक, बौद्ध, जैन, महाजनपद और मौर्य काल। अब बारी आती है छठे चैप्टर की, जो कि मौर्योत्तर काल है, जिसका शासनकाल 185 से लेकर 319 ईस्वी पूर्व है। जिसका पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है कन्नव या कानव वंश के संस्थापक वासुदेव है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख को कहा जाता है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, तो लंबा अभिलेख शक राजा रुद्रदामन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों में आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि मौर्योत्तर काल से कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो कडफिसस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय किसे जाता है, कडफिसस द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था, तो शकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो वास्तुकला में। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया, तो ग्रीकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो बैक्ट्रिया। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम रोम कोकिन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था, तो तमिल एवं चेरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया मौर्य के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि वह महान कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, तो कनिष्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अब बारी आ रही है कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक और यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासक को कैंसर या सीजर की उपाधि ग्रहण किया गया था? कुषाण। रोम साम्राज्य के अनुसार कुषाण वंश के शासकों को कैंसर या सीजर की उपाधि ग्रहण किया गया था। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो कुषाण। यहाँ पे नियमित रूप से पूछा जाए तो कुषाण और सर्वप्रथम पूछा जाए तो कड़फिसस द्वितीय। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो सातवाहन। बुद्ध की खरी प्रतिमा कहाँ मिलती है? तो किस काल में? तो कुषाण काल में। सुंग वंश के बाद किस भारत पर राज हुआ था? तो कन्नव। किस चीनी के जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पैन चाओ ने। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि पैन चाओ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पैन चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया गया था? तो तांबा कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व। सातवाहन शासक राजकीय भाषा क्या था? तो प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो गांधार। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर। फिरोजपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक है? तो कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल कौन था? तो गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय ने कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ? तो मथुरा संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं की कर्मयुक्त भूमि को गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया था? तो सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन में 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो कनिष्क ने। नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बिहारी सेसी में भी आपको देखने को मिला होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो कहाँ? भारत में। वर्तमान में तक्षशिला यदि पूछा जाए तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो कि चाणक्य, चरक आदि ने यह शिक्षा प्राप्त किया था। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक खारवेल था। बुद्ध के किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81वीं ईस्वी सन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। नेक्स्ट है अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। नेक्स्ट है जो कला शैली भारत और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण उसे गांधार शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। सातवाहनों की शैली कहाँ स्थित है? तो अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में? तो मत्स्य पुराण में, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो विधि के क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपके छठे टॉपिक भी समाप्त हो गए, जो कि मौर्योत्तर काल का है। अब आपका चैप्टर संगम काल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो संगम काल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट है कि संगम युग में उरैयुर किस लिए विख्यात है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके देखने को मिला होगा कि उरैयुर, बात किया जाए उरैयुर किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि तोला कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोला कापियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट है कि धार्मिक कविताओं का संकलन में कूड़ल किस भाषा में? कूड़ल किस भाषा में? तो नाम से ही पता चल रहा होगा, तो तमिल भाषा में। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस संगम युगीन राज्य में संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडे। पांडे संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी मतलब कि पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सेन गुटुवन। नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन अच्छा है कि आपको याद कर लो इससे। नेक्स्ट है तमिल भाषा की शिलापादिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन संगम युगीन व्याकरण रचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है? तो तोला कापियम। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लेना कि मुजरिस, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर।
यहाँ पे आपको चोल, चेर, पांडे के बारे में चर्चा चल रहा है और तमिल से जुड़ा हुआ तो कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा नाम थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन सही है। प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश्य थे? तो स्कंद या कार्तिकेय। जैसा कि तमिल देवता का नाम क्या था कि इसकी पूजा करते थे, तो मुर्गन का, तो वो कौन से वैदिक देवता के सदृश्य था? तो स्कंद और कार्तिकेय। नेक्स्ट है संगम कालीन साहित्य में कौन, को, मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये सारे शब्द राजा के लिए होता था। कौन, को और मनन ये सारे शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो शिलापादिकारम को। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता था शिलापादिकारम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो चेर वंश जहाँ पे आ जाएगा केरल से, आप याद करना, चेर वंश का शासन केरल पर था। नेक्स्ट है चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसिद्ध शासक की बात किया जाए तो सेन गुटवन। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक सेन गुटवन था। नेक्स्ट है चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कड़ीकाल। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कड़ीकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो सूती वस्त्र के लिए आपको मैंने अभी जस्ट कपास के लिए बताया, तो सूती वस्त्र के लिए कौन सा? उदयपुर। नेक्स्ट है तोला कापियम। तोला कापियम की रचना तोला कापियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मनरम का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से होता था। कौन से काल में? तो चोल काल में। नेक्स्ट है पांडे की राजधानी। पांडे की राजधानी मदुरै है। पांडे की राजधानी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। जीवक चिंतामणि जैव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम किससे संबंधित है? तो संगम विद्वानों से। नेक्स्ट है स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग एक दूत भेजा था? तो पांडे नरेश ने। पांडे नरेश ने स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग में वंश के शासक के रोमन सम्राट के अगस्त्य के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ओडिसी मणिमेखलई को कहा जाता है। ओडिसी मणिमेखलई को कहा जाता है। नेक्स्ट है पुहड़ या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया था? तो कावेरी पट्टनम मतलब कि कड़ीकाल ने। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था स्कंद या कार्तिकेय। तो यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट है जिसे आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। यदि संगम का आयोजन पूछा जाए तो प्रथम संगम का स्थान कहाँ था? तो मदुरई। यदि अधिहस्ता पूछा जाए तो ऐसे अगस्त ऋषि से याद कर लेना या अगत्यार, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट है द्वितीय संगम, जो कि स्थान कपाटुपुरम अलवे, ये भी अगस्त ऋषि ने किया था। तृतीय संगम जो कि मदुरई में हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता नकीरर किया था। तो यहाँ पे आपके 7 टॉपिक समाप्त हो जाते हैं संगम काल के। अब आता है गुप्त काल। गुप्त काल का ईस्वी आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, तो ईस्वी का आपको याद करना है 319 ईस्वी पूर्व से लेके 540 ईसा पूर्व तक ये चला था गुप्त काल। गुप्त काल के संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो श्रीगुप्त। किसके सामंत थे? गुप्त काल किसके सामंत थे? तो किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। नेक्स्ट है गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ दोनों था? तो आर्यभट्ट खगोल विज्ञान और गणितज्ञ दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों का सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंद गुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त वंश का अधिकतर क्वेश्चन गुप्त हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये याद रहते, लेकिन इन्हीं सारे क्वेश्चन में आप लोग फंसते भी हो। ये क्वेश्चन याद तो रहते हैं, ऑप्शन भी वहाँ पे मिल जाते चार, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का होता है ये कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी, क्योंकि उसी साम्राज्य से सारा चीज दिया हुआ रहता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपने माइंड से जितना जीके जीएस के क्वेश्चन को मतलब कि देखते जाओगे, ज्यादा क्वेश्चन को लाओगे, घुमाओगे अपने माइंड के आसपास, तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेंगे और आप क्वेश्चन को ज्यादा सही करने के आपके चांस बनेंगे। तो जरूर पर डे आप लोग करेंट के साथ साथ ही जीके जीएस का तो मतलब कि कम से कम 1000 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 500 क्वेश्चन आप लोग पर डे डालो कि करना है तो करना है, तभी जाकर आपका जीके जीएस मजबूत होगा। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला और साहित्य स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर
है तो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है उससे मैं टिक करवाते जा चलूंगी। नेक्स्ट है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से। एरन अभिलेख में किस चीज का साक्ष्य मिलता है? तो सती प्रथा का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस शासक का था? तो प्रवर सेन द्वितीय वाकाटक शासक का था। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बात किया जाए स्कंदगुप्त किस स्तंभ लेख से सक्रोपम कहा जाता है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख। नेक्स्ट है फाहियान और हेनसांग किनके राज्यों को देखा है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे, वहीं हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक था। धन्वंतरी का नाम चिकित्सक के रूप में हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक थे, वो भी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक था। गुप्तकालीन का शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक था। नेक्स्ट है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुफा नंबर 16, 17 और 19। 16, 17, 19 आप लोग याद करना। नेक्स्ट है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े हुए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल को एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश को। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के महरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित था, जो कि प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसके स्मृति थी? तो चंद्रगुप्त। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में चंद्रगुप्त लोह स्तंभ के स्मृति में थे, मतलब प्रसिद्ध लोह स्तंभ चंद्रगुप्त के कारण में मिला था। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम नाटक का लेखक कौन थे? तो अग्निमित्र थे, या नायक बोल सकते हो। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? तो किसके है? तो पर्याय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किया गया था? तो गुप्त काल में स्त्रियों की तुलना, मतलब इक्वलिटी दोनों का सेम रखा गया था, स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन कई बार किए गए हैं। तो इतिहास विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया था। यदि पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन होने का संज्ञा समुद्रगुप्त को किसने दिया था? तो विंसेंट स्मिथ ने। और इसकी चर्चा कौन से पुस्तक में लिखा गया? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त के वीरता और उसको विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया था विंसेंट स्मिथ, याद रखना। नेक्स्ट तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो चाणक्य चरक आदि ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण किया था। यदि पूछा जाए चाणक्य चरक कहाँ से शिक्षा के ग्रहण किया था? तो तक्षशिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त किसका था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? तो कौन धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही परम भागवत की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट में जिसने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट है शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
नेक्स्ट है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे रजत का भी ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था, तो सर्वप्रथम सिक्के वो भी चांदी के, तो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था, तो हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था गुप्त वंश, जिसे स्कंदगुप्त के ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो बाघ में, मतलब कि धार में। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त वंश की अवधि में शासन क्या था, तो 319 से 500 ईस्वी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपसे किया गया। गुप्त वंश की अवधि का शासन 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सी है, तो कुमार संभव। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय भाषा कुमार संभव है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, एरन अभिलेख, जिसे भानुगुप्त द्वारा रचित किया गया था। नेक्स्ट है मिहिर कुल का संबंध किससे था, तो मिहिर कुल की बात किया जाए तो हूनों से था। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है, तो ताम्र लिपित से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है, तो ताम्र लिपित से। नेक्स्ट है गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, चांदी के सिक्के रूपक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना गया। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुंड्रवर्धन भुक्ति स्थित है, कहाँ स्थित है, तो उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसे गणित को पृथक विषय के रूप में स्थापित किया गया था, तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो रामगुप्त। तांबा मतलब रामगुप्त, इसे याद कर लेना। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, क्योंकि ये सारे पढ़ तो लेते लेकिन भूल जाते, तो इसे सेलेक्टेड क्वेश्चन में डाल लेना कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त। नेक्स्ट है कि कालिदास किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो अब ज्ञान शकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो गुप्त युग को जाता है। कौन सा युग को जाता है दशमलव प्रणाली का श्रेय, तो गुप्त युग को जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता पूछा जाए तो विष्णु है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल के सर्वाधिक प्रिय देवता विष्णु है। मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ के निर्माण किस सदी में हुआ, तो चतुर्थी सदी में हुआ था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो कुमार संभव कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुआ। गुप्त युग में भू राजस्व किधर क्या था, तो 1/6 उपज का छठा भाग। तो यहाँ पे आपके प्राचीन इतिहास के 8 टॉपिक खत्म हुए। कौन कौन से टॉपिक खत्म हुए, तो पहला टॉपिक तो आपका सिंधु और हड़प्पा सभ्यता था। दूसरा वैदिक सभ्यता, फिर बौद्ध, जैन, महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, उसके साथ साथ गुप्त काल भी समाप्त हो गया। अब बचे हैं 9th टॉपिक जो कि गुप्तोत्तर काल है। यहाँ पे वंश के बारे में आपको पता चलेगा, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। तो चलो देखते हैं कोई सेलेक्टेड क्वेश्चन अपने। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात किया जाए तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थ यात्री आए थे, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, हेनशांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के कवि थे। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट। नेक्स्ट है हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था, तो 14 साल भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हर्षवर्धन को जाता है। कुंभ मेला का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, तो नर्मदा नदी। किस नदी के सामने किया था, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कि हर्ष हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने।
हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। वर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में? तो थानेश्वर हरियाणा में है। हर्षवर्धन ने 600 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंसन की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र मथुरा था। कवि बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के? तो थानेश्वर के। थानेश्वर कहाँ है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट है नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कौन कौन था? कन्नौज एवं प्रयाग में। नेक्स्ट है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी का का नाटककार कौन था? तो हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। नेक्स्ट है गुर्जरों का किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गुर्जरों को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो हर्षवर्धन। आज भी भारत हेनसांग को याद करने की मुख्य कारण क्या है? तो सीयूकी की रचना, जिसमें हेनसांग के बारे में चर्चा किया गया है। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को काटा था, जिसके नीचे बुद्ध को शिक्षा प्राप्त हुआ था, उसे ही काटा था, वो हर्ष के समकालीन था। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक कहलाया? तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है एक चालुक्याभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ, इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो 634। ये कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे शक संवत का प्रचलन और कनिष्क ने कब किया था? 78 ईस्वी में। वही शक संवत में 556 अंकित है, तो ईस्वी सन मतलब कि 556 में 78 ऐड कर दो तो 634 आ जाए। कुछ भी रहेगा उसमें आपको 78 ऐड कर देना, जो भी आएगा वो उसका तुल्य वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक में निहित है? तो कल्हन की। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हन की। नेक्स्ट है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन का रोका था, तो पुलकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैस्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसके लिए हुआ था? रेशम के लिए, कैस्य। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो यंतु। यंतु याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान था, जो बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्र था, कहाँ था? तो कन्नौज। नेक्स्ट है आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ कहाँ स्थित किए गए? और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। तो ये जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थापित हुए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग हाईलाइटेड क्वेश्चन में डाल लेना। तो आज की यहाँ तक तो आपके सारे प्राचीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो अब विविध की बारी है, जो कि सबसे मिक्सअप क्वेश्चन होगा। इसके साथ साथ ही मैं आप लोग को मेडिएवल हिस्ट्री का भी डाल दूंगी। अभी आपके इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। कुछ दिन में आपके सारे प्राचीन इतिहास के क्लासेस भी कंटिन्यू होंगे, तो इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंपटीशन में ये जीके जीएस बहुत ज़्यादा काम आता है, इसके बिना एग्जाम निकालना अधूरा है। तो प्राचीन भारत का विविध की ओर चलते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले यात्रा किया था? तो मेगास्थी, जिनने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है महापाषाण संस्कृति, जिनका कार्यकाल 1500 1000 ईस्वी पूर्व है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। तो बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां या कब्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। न्यूमेस्टिक्स, तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने सबके रचनाकार बता रखे हैं। नेक्स्ट है न्यूमिस्टेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इतिहास के पिता की पदवी का अर्थ किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस। ये कौन सी शताब्दी में किया था? तो 5वीं शताब्दी में, ये भी याद रखना।
नेक्स्ट है प्राचीनतम नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। अभी कहाँ है वर्तमान में? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन। पूरा पाषाण काल में आदि मानव में के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र प्रशान युग को। नेक्स्ट है स्वप्नवास दाता के लेखक कौन है? तो भास। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो तर्कशास्त्र के लिए। उन स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। जहां पे मौन आएगा मिलिंद पन्नहों का नाम डाल देना, बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन था? तो क्रो मैगलन मनुष्य। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सेलेक्टेड हो। यदि बात किया जाए प्राचीन इतिहास का तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैगलन, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड किया जा चुका है। नेक्स्ट है ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो अरिकमेडु। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कहाँ से मिलता है? तो ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो अनाज का यदि पूछा जाए सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो चावल। और यदि पूछा जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम ये यूजेज है, यदि पूछा जाए कि प्रथम कौन था? तो गेहूं होगा, लेकिन प्रयुक्त होने वाला चावल था। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्र दमन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदर का पोडेकू नाम से दीप पैरिप्लिस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातम लेखक का ज्ञाता है? तो अरिकमेडु। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताम्रसम या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों को मृतकों के घर के फर्श की किस तरफ रख कर दफनाते थे? जैसा कि अभी वर्तमान में दफनाया जाता है वही उत्तर से दक्षिण की ओर। यदि कोई इंसान मर जाता है तो उसे उत्तर दक्षिण की ओर रखा जाता है। यदि सिर की बात किया जाए तो उत्तर में, पैर की बात किया जाए तो दक्षिण में। तो ये वैसे ही होते थे। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? जैसे कि बात किया जा रहा है दाईं से बाईं, तो खरोष्ठी लिपि। तो अभी कौन सी लिपि है वर्तमान में जो कि बाईं से दाईं लिखी जाती है? जल्दी से बताना। नेक्स्ट है मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के लेखक भवभूति थी और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? तो खजुराहो मतलब कि चंदेल वंश ने करवाया था। आबू का जैन मंदिर यदि बात किया जाए किससे बना होता है? तो संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो सामंत बीमल ने बनवाया था। तो ये नाम भी याद करना सामंत बीमल का। नेक्स्ट है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो शैव धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। वर्मन का नाम मत भूलना। कोणार्क का शिव मंदिर बनाया था नरसिंह देव वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे किसने बनाया था? नरसिंह देव बर्मन। तो यहाँ पे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक कंप्लीट हुए। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने तो बताया था कि एक ही वीडियो में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। इसी तरह से आपका पूरा जीके जीएस का सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा ताकि वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, रीजनिंग का भी पूरा एक ही में डाल दिया जाएगा सारे ऐड करके। इसके साथ साथ आपका बायोलॉजी पार्ट हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सबका आपको पर वीडियो में ही, एक वीडियो के अंदर ही आपके सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड आपको डाल दिया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, आसानी से आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में आपके पास बहुत कम समय में लास्ट रिवीजन करके जाओ और अपने सारे क्वेश्चन यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आपके छूटेंगे नहीं, अब क्योंकि यहाँ पे सारे ऑलरेडी अच्छे क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। आप लोग का मेहनत मतलब कि एक कमेंट बॉक्स से ही पता चल जाता है कि मेरा मेहनत सफल हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे वाले समय में आपको प्राचीन इतिहास तो खत्म हुए, मेडिएवल हिस्ट्री का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों।